नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र कुमार सर आ गया हूँ आज लेकर के प्रीवियस ईयर पेपर सीयूटी यूजी 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं इकोनॉमिक्स को। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कहता है वेदर टू यूज मोर रिसोर्सेज इन एजुकेशन एंड हैव और टू यूज मोर रिसोर्सेज इन बिल्डिंग मिलिट्री सर्विसेज। Which of the central problem of an economy is accurate for this? ठीक है ना। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक संसाधनों का उपयोग करें या सैन्य सेवाओं के निर्माण में अधिक संसाधनों का उपयोग करें तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में से कौन सी समस्या इसके लिए सबसे सही है, सबसे उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम हम उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को कहते हैं जो सभी इकोनॉमीज में देखने को मिलती हैं, चाहे वो इकोनॉमी सेंट्रल इकोनॉमी हो, चाहे वो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो। यानी कि इकोनॉमी का कोई भी प्रकार हो, लेकिन ये समस्याएं सभी को फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं को हम सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको पता है कि हाउ टू प्रोड्यूस जो है वो ये कहता है कि उत्पादन हम कैसे करें, तकनीक से करें या फिर श्रम से करें। दूसरा कहता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या उत्पादन करें। यानी कि हम जो है वो एजुकेशन का उत्पादन करें या फिर मिलिट्री का उत्पादन करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत स्केर्स हैं। तो उन रिसोर्सेज से कुछ, यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि मैं एक रिसोर्सेज को एक ही जगह पर काम पे लगा सकता हूँ। तो उस रिसोर्स को क्या मैं मिलिट्री के काम पे लगाऊं या मैं उसको एजुकेशन के काम पे लगाऊं, यानी कि वो काम तो एक ही कर सकता है ना एक टाइम में। तो वो कौन सा काम करे, व्हाट टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड जो है वो है होम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। यानी कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम उत्पादन करेंगे वो किसके लिए करेंगे, अमीर के लिए करेंगे, गरीब के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। ठीक है। और फोर्थ है वेयर टू प्रोड्यूस, और कहाँ उत्पादन हो। ये तो जो है कोई केंद्रीय समस्या ही नहीं है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, ये जो है आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम है। और यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा फ़ोकस करें या मिलिट्री सर्विस पर ज़्यादा फ़ोकस करें। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि क्या उत्पादन करें, हेल्थ और एजुकेशन का उत्पादन करें या बिल्डिंग और मटेरियल का उत्पादन करें। यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है। इसका जो है हिंदी वर्ज़न आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो है आपको हिंदी जो है इसकी देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक संसाधनों का उपयोग करें या सैन्य सेवाओं के निर्माण में तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में से कौन सी समस्या इसके लिए सही है। तो आप कहेंगे कि इसके लिए जो है क्या उत्पादन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड क्या कहता है, कहता है द कलेक्शन ऑफ all possible combination of the goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called। ठीक है ना। तो आपको ये पूछ रहा है कि भाई जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है ना, उन सभी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जहां हमें एक लिमिटेड जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं एंड ए गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जहां पर हमको कुछ जो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है। तो उसको हम क्या कहेंगे। तो आपको ये ध्यान करना है कि ऐसी बाउंड्री को तो हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है ना, पीपीसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर सीयूईटी ने माना है वो माना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। ठीक है। तो आप ये ध्यान करेंगे कि जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात हम करते हैं तो हम ये जो है पीपीसी ड्रॉ करते हैं कनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है ना। जो ये बताता है कि दो गुड्स की जो है ना मैक्सिमम बाउंड्री, हम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा, क्या कहा कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। तो यहाँ जो आंसर बनता है वो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ही बनता है, लेकिन सीयूईटी ने माना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। जबकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट जो है वो भी यही बात कहता है
कि ऑल पॉसिबल जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं वो आपके जो है वो ये हमारे जो गिवन टेक्नोलॉजिकल्स जो हमारा नॉलेज होता है उसको और जो गिवन हमारे पास में रिसोर्सेज है उसका उपयोग करके हम जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन और गुड्स एंड सर्विस की देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है एक थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट है, फ्रंटियर जो है वो उसी का पार्ट है पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट का, इसलिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाता है क्योंकि ये इसका एक पार्ट है ना। तो वाइड कवरेज के हिसाब से हम जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को इसका आंसर मान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आप इसका पहले हिंदी देख लीजिए क्या कहता है। हिंदी कहता है वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभावित संयोजनों का संग्रह जिसे संसाधनों की एक निश्चित मात्रा और तकनीकी ज्ञान द्वारा उत्पादित किया जा सकता है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर तो आपका आता है उत्पादन संभावना वक्र, लेकिन जो सीयूटी यूजी है, ठीक है ना, एनटीए ने इसका जो आंसर माना है वो माना है उत्पादन संभावना सेट। ठीक है, ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, आंसर इसका आएगा उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन जो है वो कह रहा है विद द शिफ्टिंग डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये कोई हमारा डिमांड कर्व है डी डी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट होगा पीछे की तरफ, बैकवर्ड जो शिफ्टिंग है उसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड D1 और D1। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो आप ये ध्यान करेंगे कि ये आपकी जो है वो कोई प्राइस है, ये प्राइस है, ये कोई प्राइस है और इसके ऊपर ये कोई आपकी डिमांड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है ना, सबसे पहले क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि एक्सेस सप्लाई जो है पहले तो वो होगी, क्योंकि जैसे ही डिमांड का शिफ्ट हुआ सप्लाई क्या हो गई, एक्सेस हो गई। ठीक है, और गिवन प्राइसेस पर डिमांड जो है वो लेस हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि बी के बाद में हमारा ए आएगा, यानी कि पहले तो जो है वो होगा बी, एक्सेस हो जाएगी सप्लाई, फिर जो है गिवन ही एक उसी प्राइस के ऊपर जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम। ठीक है, आप कहेंगे डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि ये हमारा एक नंबर पे आएगा, ये हमारा दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो फिर कहता है सम प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो आप ही कहेंगे यस कि कुछ जो कंज्यूमर है वो क्या करेंगे, प्राइस को कम करेंगे, क्योंकि एक्सेस सप्लाई है, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपका आ जाएगा बी, ए, सी और डी। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों इसको समझने की कोशिश करना कि डिमांड जो है हमारा यहाँ है, ठीक है ना, डी जो है डिमांड करा हुआ वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्टवर्ड, यानी कि पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बैकवर्ड जब वो शिफ्ट हो रहा है तो जैसे ही वो बैकवर्ड शिफ्ट हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई जो है वो हमारी एक्सेस हो गई, डिमांड हमारी कम हो गई। क्यों, क्योंकि हम तो यहाँ उत्पादन कर रहे हैं ना इस पॉइंट पर, ये शिफ्ट हुआ तो उत्पादन तो हमारा यही हो रहा है, सप्लाई तो हमारी यही है। ठीक है ना, तो जैसे ही बैकवर्ड शिफ्ट हुआ एक्सेस सप्लाई हुई, एक्सेस सप्लाई हुई, प्राइसेस क्या है, सेम है, डिमांड क्या हो गई, कम। ज़्यादा पूर्ति, प्राइस सेम, डिमांड कम, तो प्राइस क्या हो जाएँगे, कम हो जाएँगे। ठीक है ना, तो विल डिक्रीज़ द प्राइस, कम हो जाएँगे, न्यू इक्विलिब्रियम पे आ जाएँगे, है ना? तो न्यू इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी और प्राइस दोनों क्या हो जाएँगे, कम हो जाएँगे। तो ये सीक्वेंस बनेगा, तो बनेगा BACD। ठीक है? यहाँ आप इसकी जो है हिंदी मूवी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट स्लाइड पर आपको इसकी हिंदी जो है वो देखने को यहाँ मिल जाती है कि बांग वक्र को बाईं ओर स्थानांतरित करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 BACD जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, क्या कहता है, एनालिसिस अज्यूम दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, यानी कि मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। एनालिसिस अज्यूम दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, तो आपको पता है कार्डिनल अप्रोच जो है यूटिलिटी की, जो कि डॉक्टर मार्शल ने दिया था 1890 में, उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने कहा था कि यूटिलिटी को हम जो है वो नंबर्स में माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है वो ये आ जाएगा, ए जो है वो एक के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ मैच हो जाएगा, ए जो है वो एक के साथ मैच हो जाएगा। फिर कहता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल
यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो आपको पता है कि जब एक एडिशनल यूनिट में चेंज से टोटल में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये कहलाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो बी हमारा जो है वो हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, फिर आप कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी डिक्लाइन एज इट्स कंजप्शन इंक्रीज। जैसे जैसे हम कंजप्शन को बढ़ाते चले जाएंगे उनसे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। याद कीजिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि गोसेन का प्रथम नियम जो है, तीसरा जो है वो आपके सेकंड के साथ। तो ये आपका आ जाता है गोसेन का फर्स्ट नियम। ठीक है ना, गोसेन का फर्स्ट नियम, प्रथम नियम। प्रथम नियम जो है वो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनलिटी दी थी डॉक्टर मार्शल ने, ये याद करेंगे आप। ठीक है ना, डॉक्टर मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है ये एक एडिशनल यूनिट में चेंज की वजह से। ठीक है, फोर्थ कहता है द अमाउंट ऑफ मैंगोज दैट द कंज्यूमर हैज टू फोरगोन इन ऑर्डर टू गेट एन एडिशनल बनाना। यानी कि एक एडिशनल बनाना लेने के लिए उसने जितने भी मैंगो जो हैं वो छोड़ दिए, त्याग दिए। तो हर टोटल यूटिलिटी लेवल बीइंग द सेम, तो उसका मतलब है कि उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम रहती है। तो आप कहेंगे कि ये जो कहलाता है वो कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हम आईसी कर्व पढ़ते हैं, जब हम आईसी कर्व पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ से हम यहाँ थे और हम इसको छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे, यानी कि इसको इतना प्राप्त किया और इसको इतना छोड़ा। तो यहाँ इस पॉइंट पर हमारी यूटिलिटी तो क्या है, सेम है ना? तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम कहेंगे डी का जो है वो हमारा 4 के साथ ऑप्शन में हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ए जो है वो 1 के साथ, ए जो है वो 1 के साथ, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा जो है वो पहले ही कट जाता है। ठीक है ना, बी जो है वो है 3 के साथ, तो बी जो है वो 3 के साथ यही है। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए सी जो है वो 2 के साथ, सी जो 2 के साथ, डी जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे यहाँ करेक्ट हो जाता है। इसका हिंदी वर्जन आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे होगा, ये देख लीजिए। विश्लेषण की मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये गणनावाचक उपयोगिता कहलाती है। किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत के कारण कुल उपयोगिता में परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। किसी वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की खपत से होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, तो सीमांत उपयोगिता का हास्मा नियम। और एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आमों की वह मात्रा जिसको त्याग करना पड़ा, तो वो कहलाएगा सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो यहाँ राइट आंसर जो है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है कि बजट सेट इज, ठीक है ना, बजट सेट इज, बजट सेट जो होता है वो क्या होता है, गिवन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। ठीक है, कि वो जिस पर गुड्स के प्राइसेस हमें गिवन होते हैं और कंज्यूमर की इनकम होती है। एनी बंडल एज लॉन्ग एज इट कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू द इनकम। ठीक है ना, वो बंडल जो लेस देन कॉस्ट और इक्वल टू इनकम होते हैं। ठीक है ना, ए सेट ऑफ प्राइस अवेलेबल टू प्रोड्यूसर या सेट ऑफ बंडल अवेलेबल टू द कंज्यूमर। ठीक है ना, तो आप जब देखते हैं बजट सेट की बात जब हम करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ बजट की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है बजट सेट की बात। ठीक है ना, तो जब हम बजट सेट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बजट सेट के अंदर, ठीक है ना, हम जो है वो कॉस्ट की बात करते हैं कि हमने इतनी क्वांटिटी लेनी है और इस प्राइस पे लेनी है। ए गुड की इतनी लेंगे, बी की इतनी लेंगे, टोटल इतनी लेंगे, तो हमारा टोटल खर्चा जो है टोटल किसके बराबर हो जाएगा, टोटल खर्चा हमारे टोटल बजट के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कि हम ये कहते हैं, यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये हमारा बजट है, एम हमारा कोई बजट है, पी एक्स जो है वो एक्स की प्राइस है और एक्स क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पी वाई जो है वाई की प्राइस है और वाई क्वांटिटी हम जो है वो परचेज कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भाई वाई के ऊपर टोटल खर्च मेरा ये हो गया और एक्स पर टोटल खर्च मेरा ये हो गया। इन दोनों को मिलाऊंगा तो मैं कहूंगा कि ये मेरा टोटल खर्च है। ठीक है ना, आप समझ रहे बारे में, ये दोनों जो है मेरे टोटल खर्च है, वो मेरे टोटल खर्च जो है वो मेरी इनकम से लेस देन, ठीक है ना, देखिए मेरी इनकम से जो है वो लेस देन और इक्वल हो सकते हैं। क्लियर है ना बात, यानी कि मेरी इनकम से मैं थोड़ा कम भी खर्च कर सकता हूँ या मैं मेरी जो इनकम है उतना ही मैं खर्च करूंगा।
ठीक है ना? तो इसको हमने कहा कि ये जो आपकी कहलाती है वो कहलाती है बजट सेट इक्वेशन। ठीक है? तो ये बजट सेट इक्वेशन साफ-साफ कह रहा है कि टोटल कॉस्ट जो है वो आपके बजट से कम हो सकती है और बराबर हो सकती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एनी बंडल एज लॉन्ग एज इट कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू द इनकम, यहाँ आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है? यहाँ आप इसकी हिंदी जो है वो देख सकते हैं कि बजट सेट जो है वो किसको कहेंगे? कोई भी बंडल जब तक कि उसकी लागत आय से कम या उसके बराबर हो। ठीक है ना? तो वो हमारी कहलाएगी बजट सेट। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है वो आप देख पा रहे हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना? तो यहाँ पर स्टेटमेंट का जो है वो क्वेश्चन दिया गया है। इनमें से आपको सही स्टेटमेंट्स को ढूँढना है। क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है गुड्स व्हिच आर कंज्यूम टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपको पता ही है कि वो गुड्स जो एक साथ कंज्यूम की जाती है, एक साथ इस्तेमाल की जाती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती है। आप कहेंगे कि ये सही बात है। ठीक है ना? यानी कि 2 वस्तुएँ मिलकर के एक काम को पूरा करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं। ठीक है। तो ए हमारा जो है वो सही है। बी क्या कहता है? द मार्केट डिमांड कर्व कैन बी ड्राइव्ड एज ए वर्टिकल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो आपको ये ध्यान करना है कि मार्केट डिमांड कर्व में जो जब हम मार्केट डिमांड कर्व को जब हम ड्राइव करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व से, तो वर्टिकल समेशन की बजाय हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो यहाँ जो है वर्टिकल दिया गया है, इसलिए ये जो बी ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। यस, जो सी है वो भी आपका राइट है कि प्राइस के चेंज होने से कितना रिस्पॉन्स करेगा डिमांड। ठीक है ना? यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस है डिमांड का एक गुड के प्राइस चेंज होने का। तो ये जो है राइट है आपका, सी ऑप्शन भी आपका सही है। डी कहता है इफ द कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज इन फेवर ऑफ ए गुड, डिमांड करो फॉर सच ए गुड शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो आप देखेंगे किसी गुड के फेवर में अगर मेरी प्रेफरेंस चेंज होती है तो मेरा डिमांड का शिफ्ट होगा, लेकिन वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ना होकर के राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है ना? राइट वर्ड जो है वो शिफ्ट होगा, इसलिए ये भी आपका जो है वो गलत हो जाता है। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 ए एंड सी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है? तो आपको ये मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो ये देख लीजिए हिंदी में ये क्या कहता है कि जिन वस्तुओं का साथ-साथ उपयोग किया जाता है, पूरक वस्तुएँ कहलाती हैं। आप कहेंगे यस, पूरक वस्तुएँ कहलाती हैं। मांग वक्र को व्यक्तिगत मांग वक्र ऊर्ध्वाधर नहीं करते, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। मांग की कीमत लॉज किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के लिए मांग की प्रतिक्रियाशीलता का माप है। आप कहेंगे यस, तो ए और सी जो है वो सही है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए कहता है द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए गुड एंड इट्स प्राइस इज कॉल्ड। ठीक है ना? यानी कि कह रहे हैं कि कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस जहां होती है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिमल चॉइस का मतलब है जहां पर कंज्यूमर का बजट लाइन और कंज्यूमर का जो आईसी कर्व है वो एक दूसरे को छू रहे होते हैं। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसको हम बोल देते हैं ऑप्टिमल चॉइस। ठीक है ना? ऑप्टिमल चॉइस। तो इस ऑप्टिमल चॉइस पर, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ ए गुड एंड इट्स प्राइस इज कॉल्ड। ठीक है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो ऑप्टिमल चॉइस है, ये ऑप्टिमल चॉइस जो है डिमांड का एक पॉइंट है। ऐसी सारी ऑप्टिमल चॉइसेस को मिला करके हम जो है वो डिमांड कर्व ड्राइव करते हैं, है ना? तो यानी कि डिमांड कर्व क्या होती है? कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइसेस होती हैं। ठीक है? तो ये होता है आपका डिमांड फंक्शन। क्या होता है? डिमांड फंक्शन होता है। ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन और उसकी कीमत के बीच संबंध क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कि मांग का फलन कहलाता है, मांग फलन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वापस से मैथ्स लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है ना? क्या कहता है देखिए, कहता है ए रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट।
यानी कि इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन है वो आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा बी कहता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, यानी कि वेरिएबल इनपुट के अ, पर आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। फिर कहता है चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनपुट। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि चेंज इन आउटपुट यानी कि टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन इनपुट, ठीक है ना। तो चेंज इन इनपुट क्या कहलाता है, आपको पता है, ये कहलाता है टीपी, एमपी सॉरी। तो ये सी तो आपका हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इनपुट इनिशियली राइजेज विद इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, कि जैसे आप देखते हैं जैसे एमपी बढ़ता है, ठीक है ना, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब आप एमपी को देखते हैं, एमपी को जब देखते हैं, ये एमपी करा हुआ है, आप देखते हैं जब एमपी बढ़ रहा होता है, ठीक है ना, तो ये आपको कमा के दे रहा होता है, ठीक है ना। तो जब ये आपको कमा के दे रहा है तो आप इसको एम्प्लॉय करेंगे, ज़्यादा देर तक काम पर रखेंगे, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि आपको सी और डी जैसे सपोज करते हैं कि आपको पता है कि सी और डी, ठीक है ना, सी का मतलब है सेकंड और डी का मतलब है, तो आप यहाँ सी और डी में देखिए सेकंड, सेकंड, थर्ड, सेकंड, थर्ड और है ही नहीं, यहीं से आपका ए ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ आउटपुट पर यूनिट, ठीक है ना, जब आउटपुट पर यूनिट की बात आप करते हैं तो आपको पता है कि पर यूनिट का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे बी का 1 ही आ रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट, तो आउटपुट और इनपुट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट, तो ए का आपका आ जाएगा डी। यहाँ ये जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसका हिंदी वर्जन आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट में होगा, ये रहा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि प्रवर्ती आगत और प्रवर्ती निर्गत के बीच संबंध का मतलब है कुल उत्पाद, ठीक है। प्रतिवर्ती आगत प्रति इकाई का मतलब होता है एवरेज, ठीक है ना, तो ये आपका सीधा हो जाता है। दूसरा आगत में प्रति इकाई परिवर्तन, एक इकाई में बदलने से निगत में परिवर्तन, तो सीमांत आपका हो जाता है। और ये आपका जो है प्रवर्ती अनुपात का नियम, ठीक है ना। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इन द लॉन्ग रन डैश डैश डैश। तो आपको पता है कि 2 प्रकार के रन होते हैं, एक लॉन्ग रन और एक शॉर्ट रन, ठीक है। तो जब आप लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात करते हैं, ठीक है ना, जब आप लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात करते हैं, तब आप ये देखते हैं कि भई लॉन्ग रन में दोनों ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और दूसरा जो है वो वेरिएबल होता है। और वेरिएबल फैक्टर जो है हम लेबर को मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों ही फैक्टर क्या है, वेरिएबल। तो इन द लॉन्ग रन एट लीस्ट वन ऑफ द फैक्टर वेरिड, आप कहेंगे कि ये तो शॉर्ट रन की बात है सर। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड, कहेंगे यस, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है यहाँ पर वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप इसकी हिंदी जो है वो देख सकते हैं, हिंदी वर्जन में इस क्वेश्चन को कि दीर्घकाल में क्या होता है, तो उत्पादन के सभी कारक जो है वो प्रवर्त होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज नोन एज, ठीक है। तो आप देखिए कि आपकी जो आय है, रेवेन्यू मीन्स आय, और आपकी लागत का जो अंतर है, आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको कहेंगे कि ये मेरे लाभ है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आप कहेंगे ये हमारा होता है प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ राइट हो जाता है। इसका हिंदी जो है आप यहाँ देख सकते हैं, संप्राप्ति और लागत के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि लाभ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, डैश 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 of an input is defined as the change in output per unit of change in the input when all other inputs are remain constant, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि of an input is defined as the change in output per unit, ठीक है ना, per unit of change in the input when all other input are remain constant, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि
Return to scale of an input is defined as the change in output per unit of change in the input when yes, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आप ये इसको बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है ना उसको हम कहते हैं कि चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ चेंज इन द इनपुट, है ना। तो चेंज इन आउटपुट यानी कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, है ना, क्या कहलाता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में आप इसको यहाँ जो है वो देख सकते हैं। एक आगत का प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, यानी कि एक आगत प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन, यहाँ पूरा पढ़ना है। एक आगत का प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन यानी कि एक इकाई में चेंज से जो निर्गत में परिवर्तन होता है उसको हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कहता है कंसीडर द प्रोडक्शन फंक्शन। तो आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो गिवन है कि क्वांटिटी जो है वो फंक्शन है किसका, x1 का और x2 का। ठीक है, वेयर द फर्म प्रोड्यूसेस क्यू अमाउंट यानी कि क्यू जो है वो अमाउंट आउटपुट की x1 अमाउंट ऑफ फैक्टर 1 एंड x2 अमाउंट ऑफ फैक्टर 2, यानी कि x1 अमाउंट ऑफ फैक्टर 1 लगा करके और x2 अमाउंट ऑफ फैक्टर 2 लगा करके वो क्वांटिटी जो है क्यू जो है वो उत्पादित करता है। ठीक है, द फर्म डिसाइड टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ बोथ द फैक्टर्स। तो फर्म जो वो डिसाइड करती है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ा देते हैं, तो वो क्या करती है दोनों फैक्टर को टी जो है वो बढ़ा देती है, यानी कि टी गुना में बढ़ा देती है। तो हम इसको लिखेंगे कितना बढ़ा है, क्वांटिटी जो है वो फंक्शन हो गई किसका, ठीक है ना, कितना हो गई टी x1 और टी x2। तो टी को हम कॉमन ले लेंगे, तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी जो है वो फंक्शन हो गई टी एफ, टी एफ x1 और x2 का। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द इक्वेशन फॉर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो डिक्रीजिंग का मतलब है कि जितना हमने बढ़ाया उससे कम बढ़ना ना। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि जितनी मात्रा में हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया, प्रोडक्शन उतना ना बढ़ करके उससे कम बढ़ा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लेस देन में आपको ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, तो ये आप ये कहेंगे कि देखिए ये फैक्टर हैं जो हमने बढ़ाए। ठीक है ना, Tx1 ये फैक्टर बढ़ाए ना Tx1 और Tx2 बढ़ाया, इतना फैक्टर इतना बढ़ाया, लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ा, Tf x1 x2, है ना। यानी कि ये हम ये कह रहे हैं कि जितना हमने फैक्टर बढ़ाया प्रोडक्शन उससे जो है वो कम बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ आप इसकी हिंदी वर्जन जो है वो देख सकते हैं। उत्पादन फलन जो है क्या इज इक्वल टू एफ x1 x2 पर विचार कीजिए, जहां फर्म निर्गत की Q मात्रा का उत्पादन कारक 1 की x1 मात्रा तथा कारक 2 की x2 मात्रा के प्रयोग द्वारा जारी करती है। फर्म दोनों कारकों के प्रयोग के सत्रों में टी टी इज ग्रेटर देन 1 वृद्धि का निर्णय लेती है। निम्नलिखित में से ह्रासमान या घटते अनुपाती, अनुमापी नहीं अनुपाती प्रतिफल के समीकरण की पहचान कीजिए। तो आप कहेंगे कि ये ऑप्शन नंबर 3 जो लेस देन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखिए, द चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेंज इन आउटपुट इज नोन एज। ठीक है ना, ये ध्यान कीजिए, चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन आउटपुट क्या कहलाएगा, आपको पता है सर, एमसी कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हमारा जो है वो आंसर हो जाता है। ठीक है ना, इसकी जो है आप हिंदी यहाँ देख सकते हैं, कुल लागत में परिवर्तन एक प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन के रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है हम इसको कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज। तो मैंने बहुत सारी, जब मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात की है, जहां पर मैंने एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात की, मैं बार बार वहां आपको कहता रहा हूं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है आपका डाउनवर्ड होता है और एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आप यहाँ जो है वो देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी वीडियोज जो है हमने बना रखी हैं, उनमें से क्वेश्चन जो है आपको इजीली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
ठीक है। तो एएफसी का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसकी हिंदी वर्जन जो है आप यहाँ देख सकते हैं। औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे आयताकार अति प्रबल्य, ठीक है ना, आयताकार अति प्रबल्य। ये आप देखते हैं एएफसी, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट कर्व एट। एमसी जो है वो एसी को कहाँ से काटता है? ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका जो है वो एमसी कर्व है, और यहाँ से आप देख, सॉरी, ये आपका जो है वो एसी कर्व है। ये आपका जो है वो एसी कर्व है, ठीक है, और ये जो है आपका वो एमसी कर्व है। तो आप देखते हैं कि इसने यहाँ से कट किया, ये होता है मिनिमम पॉइंट, यानी कि एसी के मिनिमम पॉइंट पर एमसी जो है उसको कट करता है, या लोवेस्ट पॉइंट जो है पीछे हमने एक हमारी वीडियो में देखा, ठीक है ना। देखते हैं एट मैक्सिमम पॉइंट एट मिनिमम पॉइंट फ्रॉम द एवरेज कॉस्ट कर्व, यस। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है, एट मिनिमम पॉइंट फ्रॉम ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। इसका हिंदी जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कहता है द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व एट विच ए फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि जब आप पढ़ते हैं फर्म्स इन परफेक्ट मार्केट, ठीक है ना, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ आपका जो है वो एसी होता है, यहाँ आपका जो है वो एमसी होता है, यानी कि एमसी जो है एसी को मिनिमम पॉइंट पर काटता है, ठीक है ना, एमसी, ठीक है। ये आप देखते हैं, ठीक है। और यहीं पर आप ये कहते हैं कि सप्लाई कर्व जो है ये हमारा होता है, क्योंकि यहाँ से, यानी कि आप ये देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट से जो अपवर्ड पार्ट होता है, जो रेड आप देख रहे हैं, इस एमसी को हम बोलते हैं सप्लाई कर्व, यानी कि एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पार्ट से एमसी का अपवर्ड। ये तो होता है जब आप लॉन्ग रन की बात करते हैं तब। जब शॉर्ट रन होता है तो शॉर्ट रन के अंदर जो है आप ये देखेंगे कि आपकी जो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होती है, ये जिसको हम बोलते हैं एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वहां आपका जो सप्लाई करा होता है वो एवीसी से स्टार्ट होता है और एमसी का अपवर्ड पार्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर जब आप नॉर्मल की बात करेंगे तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, या बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और ये आपका होता है, चलिए आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस पॉइंट को क्या नाम कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहा जाता है। एवरेज, सॉरी, हाँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को क्या कहते हैं, कौन सा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन कहते हैं, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, लॉन्ग रन कहते हैं, फिक्स कहते हैं, या मैं आपको बोलूंगा कि शट डाउन पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। आपको ये मैंने ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 5, आप बताएंगे कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि आपूर्ति वक्र के जिस बिंदु पर एक फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है उसे कहा जाता है लाभ अलाभ बिंदु, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर ए फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। जब एक फर्म जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है तो वो, उसके लिए कौन सी कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है होल्ड करना, ठीक है। यहाँ आप देखते हैं कि ये आपका ए आर एम आर, ठीक है। यहाँ आप देखते हैं कि ये आपकी एम सी, जहाँ एम सी कट करती है वहाँ आपकी क्वांटिटी जो है वो डिसाइड हो जाती है। फिर जहाँ से आप
इसी के मिनिमम पॉइंट को गुजारते हैं, तो आप ये बता देते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा ई पॉइंट, ठीक है ना? जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोल देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना? इसके ऊपर हमें जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है? और इस नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? देखिए, कहता है कि प्राइस इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइस ए आर, तो आपका क्या होता है? प्राइस होता है, तो पी जो है आपका एमसी के बराबर है, तो आप कहेंगे कि पी इज इक्वल टू एमसी, हमारा यहाँ ठीक बात है। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब कम नहीं हो रहा है, यस बढ़ रहा है ना? तो आप कहेंगे कि ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। प्राइस इज लेस देन एमसी, प्राइस क्या लेस देन एमसी है? नहीं, प्राइस तो इक्वल है एमसी के, तो ये सी जो हमारा गलत हो जाएगा। प्राइस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? तो आप देखेंगे ये तो ए सी है, तो आप ये यहाँ जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इसके इक्वल भी कर सकते हैं, या फिर जो है इसके नीचे भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना? ये जो है आप इसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये आप जो है ये तीसरी कंडीशन भी हमारी जो है फुलफिल हो सकती है। तो ए, बी और डी जो हमारे यहाँ करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 4, इसका हिंदी वर्जन जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? तो मूल्य और अल्पकालीन लागत सही है, ये भी आपका सही है, ये गलत है और ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे ही होगा, यस। देखिए, कहता है हाउ डज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अफेक्ट द फॉर्म सप्लाई कर्व, ठीक है ना? कहते हैं कि आप ये देखिए कि सप्लाई कर्व जो होता है, हम ये मानते हैं यहाँ पर जब हम सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं, हम ये मानते हैं कि सेट्रस वेरिएबल्स है, अन्य बातें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है, अन्य बातें समान है। सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज हो रहा है? प्राइस में चेंज हो रहा है ना? ये कोई प्राइस था, ये क्वांटिटी उत्पादित हो रही थी। जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा उत्पादित हुई। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया सप्लाई कर्व, है ना? लेकिन अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है। तो टेक्नोलॉजी तो इसको छोड़ कर के, यानी कि हम ये कहेंगे कि सप्लाई कर्व के ए पॉइंट और बी पॉइंट को छोड़ कर के, ठीक है ना? यानी कि प्राइस को छोड़ करके दूसरी बात, है ना? यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस को छोड़ करके अन्य चीज़ों में चेंज होता है, तो हम ये कहते हैं कि जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, सप्लाई कर्व में शिफ्ट होता है, ठीक है? जब टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है, और जब टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है, तो आप ये कहेंगे कि सप्लाई जो है वो अच्छी होगी। अच्छी होने का मतलब ज़्यादा होगी, ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा होने का मतलब है कि जो सप्लाई कर्व है वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि राइट में शिफ्ट हो जाएगा। जब राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो प्राइस है, इस सेम प्राइस पर अगर मैं यहाँ जो है सप्लाई कर्व निकाल दूँ, 1 सेकंड, ये देखिए, ये देखिए S1 ये शिफ्ट हो गया, ठीक है ना? प्राइस क्या रहा? प्राइस तो ये सेम रहा, ये सेम प्राइस रहा, और इस सेम प्राइस पर क्वांटिटी आप क्या हो गई? ज़्यादा, है ना? ये ज़्यादा हो गई। जहाँ पर ज़्यादा हो गई इसका मतलब क्या हुआ? कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की वजह से जो हमारा एसएस है वो क्या हो गया? शिफ्ट हो गया किस तरफ? राइट साइड, ठीक है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है, शिफ्ट टू द राइट, ठीक है ना? आप इसका हिंदी वर्ज़न जो है वो यहाँ देख सकते हैं। चलिए ये देख रहे हैं, प्रौद्योगिकी है, प्रगति फर्मों की आपूर्ति वक्र को कैसे प्रभावित करती है? तो ये दाईं ओर शिफ्ट कर देती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 454 क्या कहता है? ये कहता है कि सपोज एन इंडिविजुअल बाय 30 बनानास व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10, ठीक है ना? तो क्वांटिटी जो है वो है आपकी 30, ठीक है? और प्राइस जो है वो आपका है 10, ठीक है? व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू 14, तो प्राइस P1 आपका जब हो जाता है 14, तो ये कहते हैं कि बनाना, ठीक है ना, पर बनाना शी रिड्यूस हर डिमांड टू 24 बनाना, तो Q1 आपकी जो है वो हो जाती है 24। इन दिस केस व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो आपको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी का जो है P बाई क्यू माइनस P बाई क्यू इंटू चेंज इन Q डिवाइड बाई चेंज इन P,
इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं तो माइनस पी हमारा कितना है, पी हमारा है 10 डिवाइड बाय क्यू कितना है 30 इंटू, तो चेंज इन क्वांटिटी को जब हम निकालते हैं, चेंज इन क्यू जो है हम निकालेंगे तो हम बोलेंगे Q1 माइनस क्यू, और चेंज इन पी जब हम निकालेंगे तो हम कहेंगे P1 माइनस पी। ठीक है, तो चेंज इन क्यू जो है आप देखेंगे Q1 कितना है 24, तो आप कहेंगे 24 माइनस आप देख रहे हैं 30, ठीक है ना, तो 30 तो आप कहेंगे माइनस के 6, ठीक है, और यहाँ P1 कितना आपका 14 माइनस 10, तो आप कहेंगे कि 4। तो ये तो आ गया आपका चेंज इन क्यू और ये आ गया आपका चेंज इन पी। तो चेंज इन क्यू जो है, चेंज इन क्यू जो है वो कितना है आपका, चेंज इन क्यू है माइनस के 6 और डिवाइड बाई चेंज इन पी कितना है 4। तो आप कहेंगे कि इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसल, तो 5 छिका 30, 5 काटेंगे 2, इसको काटेंगे 2, तो 1/2 यानी कि 0.5 जो है आपका यहाँ आंसर आ जाता है। तो 0.5 यस, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो सम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए इसका जो है हिंदी वर्जन यहाँ देख लीजिए। ठीक है ना, तो कहता है कि मान लीजिए कि व्यक्ति जो है वो 30 केले खरीदता है और जब इसकी कीमत 10 रुपये प्रति केला है तो कीमत बढ़कर के 14 रुपये हो जाती है, तो मांग घट करके 24 हो जाती है, तो मांग की लॉट क्या होगी। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, पी बाई क्यू इंटू चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी। नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को नहीं दिखाता है, ये आपको प्राइस और क्वांटिटी के नेगेटिव रिलेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लोर प्राइस। ठीक है ना, तो मार्केट की जब हम बात करते हैं और मार्केट फेलियर की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं फ्लोर प्राइस और सेलिंग प्राइस की। तो आपको पता है कि ये डिमांड है और ये सप्लाई है, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, क्वांटिटी, और ये जो है आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है, अब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है। ठीक है, और वो क्या करती है, वो कहती है कम से कम आपका जो है इतना प्राइस होना चाहिए, ये प्राइस होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फ्लोर प्राइस। क्यों, ये कम से कम ये होगा, कम से कम ये होगा। मार्केट तो ये डिसाइड कर रही है लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके क्या कह दिया कि ये होगा कम से कम, इससे नीचे आप जो है वो प्राइस नहीं ले सकते। क्लियर है ना बात, यानी कि धरती हो गई ना, फ्लोर हो गया ना हमारा कि भाई इससे नीचे हम जो है पाँव नहीं रख सकते, लेकिन इतना ही रखना है। इसको बोला जाता है फ्लोर प्राइस। ठीक है, और ये कब किया जाता है, तो आपको पता है जब किसान की बात आती है, एमएसपी की बात आती है, तब हम देखते हैं कि मार्केट जो प्राइस होता है उससे ज्यादा प्राइस जो है वो किसानों की जो गेहूं है और है उनको दिया जाता है। तो एमएसपी फॉर फूड ग्रेन। ठीक है ना, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप इसको हिंदी में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम निर्धारित कीमत का एक उदाहरण है, तो आप कहेंगे खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आपका सही आंसर। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है हु इज द ऑथर ऑफ जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है ना, देखिए द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में दिया था जे एम केन्स ने, जे एम केन्स ने, जिसको हम जो है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहते हैं। ठीक है ना, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर्स है, ये फादर है। ठीक है ना, तो देखिए एडम स्मिथ, आपको पता है एडम स्मिथ जो है उन्होंने बुक लिखी थी 1776 में। ठीक है ना, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, और इनको हम इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, फिर आ जाते हैं आपके डेविड रिकार्डो, जीएस मिल और जॉन मेनार्ड केन्स, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है, जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है,
तो आप यहाँ इसका जो है हिंदी वर्जन जो है वो देख सकते हैं। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं जॉन मैनार्ड केन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी, if all the people of the economy increase the proportion of income they save, कि अगर सारे के सारे लोग जो हैं इकोनॉमी में जो वो सेव करते हैं, इनकम को जो सेव करते हैं उस प्रपोर्शन को बढ़ा दें, यानी कि सेविंग को बढ़ा दें, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज। तो टोटल वैल्यू जो होगी इकोनॉमी में सेविंग की वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना। इट विल आइदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज, या तो वो कम हो जाएगी या वो अनचेंज रहेगी। दिस रिजल्ट इज नॉन एज, ना, तो इस रिजल्ट को क्या कहा जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो चीज है वो आपकी जे.एम. केन्स ने ही कही है, ठीक है ना। जॉन मैनार्ड केन्स ने ये कहा है कि जैसे जैसे आप ये देखते हैं कि सारे लोग जो है वो बचत करना शुरू कर देते हैं, तो एक क्या होगा, देखो सारे लोग बचत करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड साइड जो है वो वीक हो गई। डिमांड साइड वीक हो गई, सप्लाई साइड क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डिमांड जो है वो वीक होने की वजह से सप्लाई ज्यादा हो गई, और जब सप्लाई ज्यादा हो गई तो इस वजह से क्या होगा, प्राइस जो है वो डाउन हो, प्राइस गिरेंगे। प्राइस गिरेंगे तो प्रॉफिट गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा तो जो सप्लायर है यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है ना, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट करना शुरू कर देगा, यानी कि वो लोगों को रोजगार पे रखना बंद कर देगा, यानी कि जो लगे हुए रोजगार, उन जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं उनको भी हटाना शुरू कर देगा। जैसे वो उनको हटाएगा, जैसे वो उनको हटाएगा तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो सिंपल सी बात है, इनकम से ही तो आप सेव करते हो, तो आपकी सेविंग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जे.एम. केन्स कहते हैं कि अगर सारे लोग सेव करना शुरू कर देंगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि आपका जो सेविंग है या तो वो कम हो जाएगा, वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो इसको उन्होंने बोला है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या बोला है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको बोला गया है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसका हिंदी वर्जन आप जो है वो यहाँ देख सकते हैं। क्या कहते हैं, यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात इससे या तो बचत में कमी आएगी या यह अपरिवर्तित रहेगी। इस परिणाम को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे मितव्ययिता का विरोधाभास कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है टू मेजर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। ठीक है ना, जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और जब स्टैटिस्टिक्स में जब लास्ट चैप्टर आप पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन की बात जब हम करते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ठीक है, और इंडेक्स नंबर्स में। ठीक है ना, तो यहाँ आपको कहा गया है कि क्या क्या चीजों को हम कंसिडर करते हैं जब हम सीपीआई निकालते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है कि वहां पे हम जो है दो ही ईयर को ध्यान में रखते हैं, एक तो करंट ईयर को याद में रखते हैं, करंट ईयर, और एक होता है हमारा बेस ईयर, है ना। दो ही ईयर को हम वहां पर लेते हैं, एक करंट ईयर और एक बेस ईयर। तो एक करंट ईयर एक और एक बेस ईयर टू। ठीक है, तो करंट ईयर ए और बेस ईयर टू, यानी कि ए और सी हमारा यहाँ करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ए एंड सी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। तो हिंदी जो है आप इसकी यहाँ देख सकते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष को ध्यान में रखा जाता है, तो आप कहेंगे चालू वर्ष को और आधार वर्ष को। ठीक है ना, तो केवल ए और सी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ ए गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज विच आर बोट बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। तो जब आप बास्केट, गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटी की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं और इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना, जब यहाँ होलसेल और बास्केट ऑफ कमोडिटी फॉर द होलसेल आ जाता है तो होलसेल डब्ल्यूपीआई की बात हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम जो है वो एक तो जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं, जीडीपी डिफ्लेट, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है जीडीपी डिफ्लेटर हम देखते हैं। एक हम देखते हैं सीपीआई को, एक हम देखते हैं डब्ल्यूपीआई को। ठीक है ना, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि द इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ ए गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटी
which are bought by the representative consumer is known as consumer price index। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ ये ध्यान करेंगे बच्चों कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में जो है आपकी गिवन बास्केट होती है। गिवन बास्केट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है गिनी चुनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। चलिए, ठीक है, आप हिंदी में इसको देख सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई टोकरी का कीमत सूचकांक जिसे प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा क्रय किया जाता है किस रूप में जाना जाता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि सीयूटी यूजी में जो है वो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ मैचिंग के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कहता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है ना, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी क्या होती है आपको पता है? ठीक है ना, तो हम 3 तरीके से जीडीपीएमपी को मेजर करते हैं। 3 मेथड्स हैं हमारे नेशनल इनकम को मेजर करने के। प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, और एक आपका जो है एक्सपेंडिचर मेथड और एक आपका इनकम मेथड। ठीक है, तो जो हम देख रहे हैं यहाँ ये एक्सपेंडिचर मेथड जो हमको गिवन है, जो ये कहता है कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है ना, एक्स माइनस एम, ये हमारा जो है वो जीडीपी इक्वल है। तो पहला जो है हमारा हो जाएगा वो 3 के पास, है ना। तो ए में 3, एक तो ये है, तो हम पहला ऑप्शन और जो है आपका तीसरा ऑप्शन को पहले ही कट कर देंगे। ठीक है ना, अब हमारे को 2 में से कोई चूज करना है। ठीक है, दूसरा देखिए कहता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो एनडीपी एफसी करना है ना। तो अब देखिए एनडीपीएमपी, ठीक है ना, एनडीपीएमपी माइनस प्रोडक्ट टैक्स माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फैक्टर कॉस्ट के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, नेट प्रोडक्ट टैक्स और नेट प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा, दूसरे का क्या आ गया, आपका आ गया बी का 1। तो बी का आपका आ गया 1, यहाँ भी बी का 1 है और यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है आपका यही करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट है। ठीक है ना, तो अब देख सकते हैं आप कि एनडीपीएफसी इज इक्वल टू क्या हुआ, एनडीपीएमपी माइनस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है ना, नेट प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए सी कहता है जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट। क्या कहता है, ठीक है ना, कहता है जीवीए, तो ग्रोस वैल्यू, ठीक है ना, और एफसी, ठीक है ना, वैल्यू एडिट फैक्टर कॉस्ट पे। तो आप देखेंगे फैक्टर कॉस्ट पे क्या आएगा, आपका आ जाएगा जीएनपी एमपी माइनस प्रोडक्ट माइनस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एमपी से एफसी पे गए, ये किया एमपी से एफसी पे जाएंगे तो यही करेंगे, है ना। तो जीवीएएफसी के लिए क्या हुआ कि जीएनपी एमपी माइनस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रहता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आप देख ही सकते हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी सी का 2, ठीक है ना, ये रहा, ये इधर सी का 2 और डी का 4, ठीक है ना, एमपी का एफसी का देंगे। ठीक है, यहाँ ये थोड़ा सा करेक्शन आप देख लेना कि ये भी एफसी कॉस्ट है, ये भी एफसी कॉस्ट है। ठीक है, तो जीवी के लिए क्या आ जाएगा, जीएनपी एफसी के लिए आएगा ये, जीएनपीएफसी के लिए क्या आ जाएगा, जीएनपीएमपी माइनस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, और जीवीए फैक्टर कॉस्ट के लिए जीवी एट बेसिक प्राइस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाता है। इसका हिंदी वर्जन जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर इवेल्युएटेड एट कांस्टेंट प्राइस द मेजर वैल्यू इज नोन एज। तो आपको ये पता ही है दोस्तों कि जब कांस्टेंट प्राइस की बात है, इसका मतलब क्या बात, बेस ईयर। ठीक है ना, बेस ईयर, और जब बेस ईयर पर हम मेजर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारी कहलाती है रियल जीडीपी। ठीक है, जब हम करंट प्राइस पर करते हैं, कांस्टेंट की जगह क्या हो, करंट प्राइस हो, करंट प्राइस, तो वो आपकी कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आप देख पा रहे होंगे। रियल जीडीपी का मतलब है कांस्टेंट प्राइस पर आप गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जो है वो मेजर कर रहे हैं, और करंट प्राइस पर अगर यही सेम थिंग आप करते हैं तो वो कहलाएगी आपकी नॉमिनल जीडीपी।
बेस ईयर के प्राइस पर या कांस्टेंट प्राइस पर जब आप ये करते हैं तो वो बुलाएगी आपकी रियल जीडीपी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, रियल जीडीपी। ठीक है ना? तो देखिए क्या कहता है, जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन स्थिर कीमतों पर किया जाता है तो मापा गया मूल्य कहलाता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है अमंग द फॉलोइंग विच आर द फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है ना? अमंग द फॉलोइंग विच आर द फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है? तो कहते हैं कि मनी के क्या क्या फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है वो कहलाती है आपका मनी कहलाती है। कोई भी ऐसी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे तो पहला तो फंक्शन जो है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है? वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का तो काम करती ही करती है, साथ में वो यूनिट ऑफ अकाउंट भी है। आप जो है कोई भी चीज को उसके यूनिट में माप सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यस, बी भी जो है हमारा करेक्ट है, यूनिट ऑफ अकाउंट भी है। बार्टरिंग नहीं है, यानी कि आप ये कहेंगे कि वस्तु से वस्तु का लेन देन वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो तो मनी जो है वो वस्तु के बदले में दी जाने वाली वस्तु वस्तु का चेंज नहीं है। ठीक है? तो सी जो है हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। डी कहता है स्टोर ऑफ वैल्यू, तो आप कोई काम करते हैं तो आपको उसके बदले में पैसे मिलते हैं, और वो पैसा अगर गुम हो जाए तो आप कहेंगे कि भाई मेरा पैसा नहीं गया, मेरा काम चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पैसा था उसने आपके काम को स्टोर किया हुआ था, आपकी वैल्यू जो है उसमें स्टोर थी। ठीक है ना? तो डी भी आपका जो है यहाँ सही हो जाता है। तो ए भी सही, बी भी सही और डी भी सही। तो आप कहेंगे कि ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसी से आगे का कंटिन्यू करेंगे। इसको आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।